हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज़ ऑन द टॉपिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो कि आपके अपकमिंग सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा ओनली 399 में, जिसमें आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। वन लाइनर, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, उसकी सबके लिए टेस्ट सीरीज़ भी अपडेटेड है। ठीक है, और जब आप कोर्स बाय करेंगे तो प्रोमो कोड रेडिएशन लगाना ना भूलें। ई कोड लगाने पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। कोर्स की जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, देन यू विल एक्सप्लोर द कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। मेरा क्लास में मेन पर्पस यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन कर सके कम से कम टाइम में। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव है नहीं, तो आई गेस कि बहुत ही कम टाइम में आप अच्छे से जो भी कुछ क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन देख पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। विच आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम। इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो कि LOCM टाइप कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। पहला है डायट्रिजुएट, दूसरा है आयोथैलेमेट, तीसरा है आयोहेक्सोल और चौथा है मेट्रिजामाइड। तो नॉन आयनिक की बात कर रहा है, नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर। तो नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा है हमारा? बिल्कुल आयोहेक्सोल। ठीक है, वाइडली यूज होता है सिटी स्कैन, एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी सबके अंदर, क्योंकि ये नॉन आयोनिक है तो ये सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट बहुत कम होता है, जिससे कि जो एडवर्स रिएक्शन है वो भी बहुत कम होती है, फ्यूअर एडवर्स रिएक्शन देन आयनिक एजेंट्स। इसके अलावा जो डायट्रिजोएट है वो क्या है? आयनिक मोनोमर। आयोथैलेमेट क्या है? आयनिक मोनोमर है और हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ठीक है, मतलब कि इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। आयोथैलेमेट भी क्या है? आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट है एंड विथ हाई ऑस्मोलिटी। ओल्डर जनरेशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। आयोहेक्सोल नॉन आयनिक है ही। मेट्रिजामाइड की अगर मैं बात करूं, ये भी नॉन आयनिक है लेकिन ओल्डर एजेंट है, लार्जली रिप्लेस बाय न्यू एजेंट लाइक आयोहेक्सोल और एंड आयोपेमिडोल। ठीक है, आई होप सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर पूछा है। अगर कॉन्ट्रास्ट की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हुई है तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या होने का? रिस्क फैक्टर क्या है सबसे ज़्यादा? तो इनमें से कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रास्ट मीडिया से जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे? हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ अलोन, प्री एग्जिस्टिंग रीनल एंड इनसफिशिएंसी या अस्थमा। तो देखो, प्री एग्जिस्टेंस रीनल इनसफिशिएंसी जब कॉन्ट्रास्ट ये तब होता है, ठीक है, जो एक्यूट किडनी इंजरी है, व्हेन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इम्पेयर किडनी फंक्शन। जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया ने किडनी फंक्शन को ख़राब कर दिया, तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर क्या है कि ऑलरेडी रिड्यूस किडनी फंक्शन है, मतलब ऑलरेडी जो किडनी का फंक्शन है वो ऑलरेडी ख़राब है और इतने में ही हमने कॉन्ट्रास्ट और इंड्यूस कर दिया तो रीनल इम्पेयरमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन माइल्ड रिस्क फैक्टर है, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। डायबिटीज़ इंक्रीज करता है रिस्क को जब किडनी डिजीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अस्थमा की अगर मैं बात करूँ तो एलर्जिक टाइप रिएक्शन है, ना कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सिटी कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़। इनमें से कौन सा रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि हम सिटी कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ के अंदर मेनली यूज़ करेंगे? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनस।
तो अगर मैं बात करूँ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कि भाई हम कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ के अंदर, कॉन्ट्रास्ट के वाले इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है वो मोस्ट कॉमनली हम कैसे दे रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, इंट्राडर्मली, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस, तो बिल्कुल इंट्रावेनस। मोस्ट जो सिटी एग्जामिनेशन है वो रिक्वायर कॉन्ट्रास्ट टू सर्कुलेट रैपिडली थ्रू ब्लड वेजल्स एंड ऑर्गन, तो इस वजह से जो इंट्रावेनस रूट है वो आइडियल है। ठीक है, इंट्राडर्मल हम मेनली एलर्जी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ना कि इमेजिंग स्टडीज़ के लिए। इंट्रामस्कुलर में स्लो एब्जॉर्प्शन है तो अनसुटेबल फॉर सिटी एनहांसमेंट। इंट्रावेनस में फास्ट सर्कुलेशन है और एक्सीलेंट वस्कुलर एंड ऑर्गन एनहांसमेंट। सबक्यूटेनियस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया एनहांस रेडियोग्राफिक इमेजेस प्राइमरीली बिकॉज, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो क्या कर रहा है कि जो रेडियोग्राफिक इमेजेस है उसको एनहांस कर रहा है, मतलब उसकी जो इमेजेस हमें दिख रही है उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। भाई कॉन्ट्रास्ट सुंदरता कैसे, पैथोलॉजी फाइंडिंग को और ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की वजह से। क्यों, ऐसा क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर? ये एक्सरेज इमिट करते हैं, दे एब्जॉर्ब एक्सरे डिफरेंटली देन सराउंडिंग टिश्यू, या फिर दे इंक्रीज ट्यूब करंट, दे रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। तो देखो, दे एब्जॉर्ब एक्सरे डिफरेंटली देन सराउंडिंग टिश्यू। कॉन्ट्रास्ट एजेंट का हाई एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कि अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो 53 हो जाएगा, या फिर बेरियम की बात करूँ तो कितना हो जाता है 56। ठीक है, जो कि अपन मोस्टली यूज़ लेते हैं एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सरे को बहुत ज़्यादा देन सराउंडिंग टिश्यू से। ठीक है, ये जो हाई एटॉमिक नंबर वाले जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इन्हीं को ही हम यूज़ ले रहे हैं एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ये जो एक्सरे का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे करेंगे, दे एब्जॉर्ब एक्सरे मच मोर स्ट्रांगली देन सॉफ्ट टिश्यू और सराउंडिंग टिश्यूज़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पहले ऑप्शन को देखें हम, क्या बोल रहा है, दे इमिट एक्सरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया डू नॉट प्रोड्यूस रेडिएशन। और सेकेंड वाला है ही हमारा आंसर, इंक्रीज ट्यूब करंट कंट्रोल्ड बाय एक्सरे मशीन नॉट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, स्कैटर इज कंट्रोल्ड बाय ग्रिड एंड टेक्निकल फैक्टर्स। तो इसका भी कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज प्रिफर्ड फॉर पेशेंट्स विद अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री है भाई कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन की, तो हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडियम प्रेफर करेंगे ऐसे पेशेंट्स के लिए? हाई ऑस्मोलर आयनिक एजेंट, बेरियम सल्फेट, नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर और एयर। तो देखो, जो पेशेंट विद प्रायर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, तो उसमें लोअर रिस्क ऑफ रिपीट रिएक्शन के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ठीक है, लोवेस्ट इंसिडेंट है, मतलब लोवेस्ट रिस्क रहेगा एडवर्स रिएक्शन का इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरियम सल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर जो बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? अपर जीआई स्टडी, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी, स्मॉल बोवल फॉलो थ्रू, सस्पेक्टेड बोवल परफोरेशन, या फिर ईसोफेगोग्राफी। तो देखो, अगर बोवल परफोरेशन एग्जिस्ट करता है तो जो लीक्ड बेरियम कैन कोज सीवियर बेरियम पेरिटोनाइटिस एंड इन्फ्लामेशन, इट कैन ऑल्सो लीड्स टू डेथ। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है सस्पेक्टेड बोवल परफोरेशन के अंदर। अपर जीआई स्टडी, ये तो कॉमन इंडिकेशन है। स्मॉल बोवल फॉलो थ्रू, ये तो रूटीनली यूज्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, सस्पेक्टेड बाय बोवल परफोरेशन, इट इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया बिकॉज इट विल लीड्स टू बेरियम पेरिटोनाइटिस। और बात करें ईसोफेगोग्राफी की, तो फ्रिक्वेंटली परफॉर्म विद बेरियम। ठीक है, बेरियम स्वैलो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन द प्रेफर्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो भाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन के केस में हमने बेरियम जो कॉन्ट्रास्ट है, बेरियम सल्फेट, उसको तो हमने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर दिया। अब ऐसे पेशेंट की स्टडी के लिए हम कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करेंगे ये पूछ रहा है। बेरियम सल्फेट, आयोहेक्सोल, गैस्ट्रोग्राफिन या फिर एयर। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम कौन सा यूज़ करेंगे? गैस्ट्रोग्राफिन, विच इज़ वाटर सॉल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो अगर अब लीकेज होगा तो जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी मोर सेफली देन बेरियम।
ठीक है। बेरियम सल्फेट तो डेंजरस है इफ लीकेज अगर। आयोहेक्सोल ये हम किसी केस में यूज़ करते हैं, बट गैस्ट्रोग्राफिन इज़ द क्लासिक आंसर, और गैस्ट्रोग्राफिन हम यूज़ कर ही रहे हैं। एयर तो नॉट एडिक्वेट फॉर इवेल्युएटिंग परफोरेशन, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम अपीयर्स रेडियो ऑपिक ऑन एक्सरे। इनमें से कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो कि हमें रेडियो ऑपिक दिखाई देता है एक्सरे पे? नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, एयर कॉन्ट्रास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट। तो देखो जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो ज़्यादा एक्सरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमें इसलिए कैसे दिखाई देंगे? एब्जॉर्ब मोर एक्सरे and therefore appear white, that is radio opaque. नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट अपेयर डार्क। एयर कॉन्ट्रास्ट नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, तो ये तो हमें कैसे दिखाई देते हैं? डार्क दिखाई देते हैं। और जो रेडियो ऑपिक दिखाई देंगे वो कौन सा है? पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो बेरियम सल्फेट, आयोहेक्सोल, आयोडिक्सिनॉल ये सारे ही कैसे हैं? ये सारे ही पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, ठीक है। और जो एयर है इट इज़ अ क्लासिकल नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शंस टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर यूजुअली। जो एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शंस है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वो यूजुअली कैसी है? डोज डिपेंडेंट, आईजी मीडिएटेड, अनप्रेडिक्टेबल या फिर कॉज्ड बाय कंटामिनेशन। तो देखो एनाफाइलेक्टेड रिएक्शन, देखो जो मोस्ट कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है वो एनाफाइलेक्टोइड ही होती है। नॉट ट्रू एलर्जीज, दे रिजेंबल एनाफाइलेक्सिस बट डू नॉट रिक्वायर आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। तो डोज पे तो रिलेटेड होगी नहीं ये। ट्रू एलर्जी जो होती है वो आईजीई मीडिएटेड होती है, मोस्ट जो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है वो आईजीई मीडिएटेड नहीं होती है। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से वो कैन अकर इवन ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपोजर, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो मोस्टली एनाफाइलेक्टोइड कैसी होती है? नॉन आईजीई एंड अनप्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटफॉर्मिन शुड बी यूज कॉशियसली विथ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ। जो मेटफॉर्मिन है उसको हम जब हमें पेशेंट की कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी है तो हम जो भी पेशेंट ऐसा है जो मेटफॉर्मिन मेडिसिन ले रहा है कंटिन्यूसली, तो हम उसको पहले ही मना कर देते हैं ये मेडिसिन को लेने से। क्यों? अब क्या हो जाएगा, मतलब क्या रिस्क रहता है इस मेडिसिन के साथ कॉन्ट्रास्ट अगर हम एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं? तो हाइपोग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस या फिर हाइपोकैलेमिया। तो देखो जो मेटफॉर्मिन है वो खुद से किडनी डैमेज नहीं करती, हाउएवर जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है वो कॉज करता है क्या? एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। तो जो मेटफॉर्मिन है वो अक्यूमुलेट हो सकती है बॉडी के अंदर एंड देन इट विल लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस क्या हो जाती है? एक सीरियस मेटाबॉलिक कंडीशन है, ठीक है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय एलिवेटेड ब्लड लैक्टेट एंड एसिडोसिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। हाइपोग्लाइसीमिया की अगर मैं बात करूँ तो हाई ब्लड शुगर नॉट द मेजर कंसर्न विद कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लैक्टिक एसिडोसिस रेयर है बट पोटेंशियली फैटल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इसमें जानलेवा हो सकता है। रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर रीनल फंक्शन डेट्रिएट हो गया आफ्टर कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजर। कीटो एसिडोसिस की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली एसोसिएटेड विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ठीक है। तो डायरेक्ट मेटफॉर्मिन कॉन्ट्रास्ट इशू नहीं होगा। हाइपोकैलेमिया लो पोटेशियम लेवल, तो ये टिपिकली रिलेटेड ही नहीं है मेटफॉर्मिन और कॉन्ट्रास्ट से, याद रखना। हाइपोकैलेमिया दैट मीन्स लो पोटेशियम लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज आइसोऑस्मोलर। इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो कि आइसोऑस्मोलर है? डायएट्रीजियोट, आयोहेक्सोल, आयोडिक्सिनोल या आयोपेमिडोल। तो जो आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो ऑस्मोलिटी वो होते हैं जिस ऑस्मोलिटी जिनकी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा है, सॉरी, ऑस्मोलिटी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। और कितनी होती है ब्लड प्लाज्मा की? ऑलमोस्ट 290 मिली ऑस्मोल पर केजी, ठीक है।
तो क्या कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है भाई आइसोऑस्मोलर, तो कौन सा है भाई आयोडिक्सिनॉल, ठीक है। आयोडिक्सिनॉल आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, कॉमन ब्रांड जो है इसका अवेलेबल वो कौन सा है, विसीपैक। डायट्रिजुएट की अगर मैं बात करूँ तो हाई ऑस्मोलर आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। आयोहेक्सोल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। और आयोपेमिडोल की अगर मैं बात करूँ तो ये भी नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन माइनर्स एडवर्स रिएक्शन टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट से होने वाली सबसे नॉर्मल मतलब बहुत ही मोस्ट माइनर एडवर्स रिएक्शन है, मतलब बहुत बहुत कॉमन है वो, और माइनर सी है, मतलब कुछ ऐसा सीवियर नहीं कर रही है पेशेंट की बॉडी में, माइनर सा रिएक्शन हो रहा है। तो वो क्या है, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक अरेस्ट, वार्म सेंसेशन, नोजिया, सीजर। तो भाई एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते हैं। इनमें से ऐसे कौन सी रिएक्शन है जो कि माइनर है और मोस्ट कॉमन हो सकती है। भाई कार्डियक अरेस्ट तो मोस्ट कॉमन होगा नहीं, ना ही पल्मोनरी एडिमा, ना ही सीजर। तो वार्म सेंसेशन है, नोजिया कॉमन है। बॉडी के अंदर अगर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेट हुआ है तो इतना माइनर रिएक्शन होना कॉमन है कि भाई पेशेंट का थोड़ा जी घबरा गया एंड ऑल। क्योंकि जब हम आईवी कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उसको मतलब ट्रांजिट वार्म, फ्लशिंग, मेटेलिक टेस्ट भी आता है और माइल्ड नोजिया हो जाता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिक रिएक्शंस मानी जाती है आफ्टर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडी यूज। जो डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडीज़ हैं वो क्या यूज़ कर रही है, बेरियम ओनली, आयोडीन ओनली, बेरियम एंड एयर एंड आयोडीन। तो अगर मैं बात करूँ डबल कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन की तो इट कंबाइंस बेरियम एंड एयर बोथ, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट बेरियम, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एयर और गैस। इस टेक्निक से जो विजुअलाइजेशन है म्यूकोजल सर्फेसिस और स्मॉल लीजन्स वो हमें बहुत अच्छे से हो जाते हैं। दैट्स वाई डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडीज इज प्रिफर्ड विच यूजेस बेरियम एंड एयर बोथ। अच्छा, बेरियम तो हमें इसमें भी कैसे हो, बेरियम तो हमें वाइट दिखाई देता है जो मैंने बात किया पॉजिटिव वाला, और ये हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज कॉमनली यूज इन एमआरआई। इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो कि हमें कॉमनली यूज़ करते हैं हम जिसको एमआरआई के अंदर, बेरियम सल्फेट, गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट, आयोहेक्सोल या फिर एयर। तो एमआरआई भाई एक्सरेज तो यूज़ कर नहीं रही है, देयरफॉर कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट जैसे कि बेरियम, आयोडीन, ये सब तो हम रूटीनली यूज़ नहीं करते। एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन से होते हैं, टिपिकली गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट, दैट इज गैडोलिनियम चिलेट्स लाइक गैडोलिनियम DDPA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस इज एसोसिएटेड विद। जो नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस एक जो डिजीज़ है वो किससे को एसोसिएटेड है, बेरियम सल्फेट, आयनिक कॉन्ट्रास्ट, गैडोलिनियम इन सीवियर रीनल फेलियर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो NSF है वो एक रेयर बट सीरियस डिजीज़ है कैरेक्टराइज बाय फाइब्रोसिस ऑफ स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये किससे जुड़ी हुई है, इट इज़ एसोसिएटेड विद गैडोलिनियम एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ यूज्ड एज कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एमआरआई। तो जब हम गैडोलिनियम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं पेशेंट में विद सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है, जिनका रीनल फंक्शन ऑलरेडी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और इन पेशेंट की हम कॉन्ट्रास्ट एनहांस एमआरआई कर रहे हैं और हमने गैडोलिनियम एज अ कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर लिया है, तो नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस होने के चांसेस है, ठीक है। तो गैडोलिनियम इन सीवियर रीनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोडीन कंसंट्रेशन इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्राइमरीली अफेक्ट। जो आयोडीन कंसंट्रेशन है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर वो प्राइमरीली क्या अफेक्ट कर रहा है, पेशेंट के वेट को, रेडियोग्राफिक ओपेसिटी, इंजेक्शन स्पीड या फिर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है भाई, जितना ज़्यादा आयोडीन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा एक्सरे का अटेन्यूएशन होगा एंड इमेज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेडियोग्राफिक ओपेसिटी। पेशेंट वेट वो डिटरमाइन नहीं करता आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन, तो रेडियोग्राफिक ओपेसिटी बिल्कुल मेन डिटरमेंट ऑफ इमेज एनहांसमेंट, इंजेक्शन स्पीड कंट्रोल सेपरेटली और ब्लड प्रेशर नॉट द प्राइमरी इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा हायर द आयोडीन कंसंट्रेशन, greater the opacity।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स्ट्रावेसेशन रेफर्स टू, एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रास्ट एंटरिंग आर्टरीज, कॉन्ट्रास्ट एंटरिंग वेन्स, लीकेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड कॉन्ट्रास्ट रीचिंग किडनीज। तो एक्स्ट्रावेसेशन कब होता है? कि जब कॉन्ट्रास्ट लीक हो जाता है आउटसाइड द वेन इनटू सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू ड्यूरिंग द इंजेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लीकेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनटू सराउंडिंग टिश्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which emergency drug is the first line treatment for severe anaphylactic reaction to contrast media? इनमें से कौन सा इमरजेंसी ड्रग हम प्रेफर करेंगे जब सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से? तो एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम कौन सा इमरजेंसी ड्रग यूज़ करेंगे? अट्रोपिन, फ्यूरोसेमाइड, एड्रेनालिन या डाइजीपाम? तो देखो, तो इस कंडीशन के अंदर हम कौन सा यूज़ करेंगे? बिल्कुल एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन। सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हो गया जैसे कि एयरवे एडिमा, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन, शॉक, तो एपिनेफ्रिन ही फर्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग है, क्योंकि ये क्या करती है? डायलेट कर देती है ब्रोंकाई को, रेजेस ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसेस एडिमा। ठीक है, बात करूँ मैं अट्रोपिन की, तो इसको हम मेनली ब्रेडिकार्डिया, जिसकी ब्रेडिकार्डिया क्या होता है कि स्लोवर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट धीरे चल रही है तो ब्रेडिकार्डिया, तेज चल रही है तो टैकीकार्डिया। तो अट्रोपिन हम ब्रेडिकार्डिया के केस में यूज़ करते हैं मेनली। फ्यूरोसेमाइड, इट इज़ अ डायूरेटिक। और अगर मैं बात करूँ डाइजेपाम की, तो ये कैसी है? सिडेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया जनरली है। जो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो उनके जनरली कम साइड इफेक्ट होते हैं, लोअर ऑस्मोलिटी होती है, देन ब्लड, हायर इंसिडेंस ऑफ एडवर्स रिएक्शन है, फिर नो आयोडीन कंटेंट। तो देखो, जो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उनमें रिएक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंड इट हैव हाई इंसिडेंस ऑफ एडवर्स रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द रिस्क ऑफ फ्लूइड शिफ्ट एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग इंजेक्शन? कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है कि भाई डिस्कम्फर्ट हो सकता है इंजेक्शन के दौरान और फ्लूइड शिफ्ट हो सकता है? विस्कोसिटी, ऑस्मोलिटी, डेंसिटी, पीएच। तो देखो, जो प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रास्ट में वो क्या हो जाती है? ऑस्मोलिटी। ऑस्मोलिटी का मतलब क्या हो जाता है? रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर। तो जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ऑस्मोलिटी हाई है तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू ब्लड वेसल, फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, पेशेंट में एक्सपीरियंस पेन होगा, पेशेंट को वार्म, फ्लशिंग एंड मस्कुलर इरिटेशन। तो रिस्क जो है एडवर्स रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज क्लासिफाइड एज हाई ऑस्मोलर आयनिक मोनोमर? इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो कि हाई ऑस्मोलर आयनिक मोनोमर है? इसका मतलब क्या हो गया कि अनसेफ बहुत ही। ठीक है, तो डायट्रिजोएट जो है वो क्लासिक हाई ऑस्मोलर आयनिक मोनोमर कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। आयोहेक्सोल की अगर मैं बात करूँ, आयोहेक्सोल, आयोपेमिडोल नॉन आयनिक लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। और अगर मैं बात करूँ आयोडिक्सिनॉल की, तो ये कैसा है? आइसोऑस्मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया जनरली, जो विस्कोसिटी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वो जनरली डिक्रीज होगी, वार्मिंग के साथ इंक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी, या फिर सिर्फ आयोडीन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? तो अगर मैं बात करूँ विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो जब कॉन्ट्रास्ट जो बॉटल्स है वो वार्म्ड हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर पे, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेज हो जाएगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया जनरली डिक्रीजेज विथ वार्मिंग। जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मतलब कॉन्ट्रास्ट वार्म हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर के जितनी भी 37 डिग्री सेल्सियस, जो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, इंजेक्शन ईजियर हो जाएगा और पेशेंट कम्फर्ट भी क्या हो जाएगा? इंजेक्शन ईजियर और पेशेंट कंफर्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेशेंट हैज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी? कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी होने के चांसेस इनमें से कौन से पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा हैं? यंग एथलीट, हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन, अर्ली डायबिटिक विथ क्रोनिक किडनी डिजीज, पेशेंट विद माइल्ड एनीमिया। तो बिल्कुल जो
इसके रिस्क फैक्टर कौन सा हो जाएगा भाई, मेनली एल्डरली डायबिटिक विथ क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, that is major risk factor. Next question है the primary mechanism of action of barium sulfate in GI imaging is, जो बेरियम सल्फेट जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमेजिंग के अंदर, तो उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या रहता है एक्शन का, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड के अंदर, मैग्नेटिक इंटरेक्शन, कोटिंग द म्यूकोजल सरफेस एंड एटेन्यूएटिंग एक्सरे या प्रोड्यूसिंग फ्लोरोसेंस। तो देखो बेरियम सल्फेट इंसॉल्युबल है एंड रिमेन्स विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। ये क्या करता है, म्यूकोजल सरफेस को कॉट करेगा, जीआई ल्यूमेन को लाइन आउटलाइन करेगा, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सरे को, क्योंकि बेरियम का हाई एटॉमिक नंबर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोटिंग द म्यूकोजल सरफेस एंड एटेन्यूएटिंग एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट में बी यूज फॉर एंजियोग्राफी इन पेशेंट्स एलर्जिक टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो कि हम यूज़ करेंगे एंजियोग्राफी के वाले पेशेंट्स के अंदर, जो कि जिनको आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है। तो CO2, बेरियम सल्फेट, एयर या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया से दिक्कत है और अब हमें उनकी एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। को कार्बन डाइऑक्साइड एंजियोग्राफी है वो यूज़ कर सकते, कुछ सेलेक्टेड वस्कुलर स्टडीज़ में हम कर सकते हैं जब आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो है ना DSA वगैरह में हो जाती है। नो आयोडीन, नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी यूज़फुल हो जाएगी पेशेंट विथ कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, तो एक्सेप्टेड अल्टरनेटिव है स्पेसिफिक एंजियोग्राफिक प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिलेड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन यूजुअली अकर्स। जो डिलेड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है वो यूजुअली कब होती है, ड्यूरिंग इंजेक्शन, विद इन अ फ्यू मिनट्स, सेवरल आवर्स टू डेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन या आफ्टर 1 मंथ। तो देखो जो डिलेड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है वो सेवरल आवर टू डेज के एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब कॉन्ट्रास्ट बॉडी में गया है उसके कुछ घंटों और दिनों तक बाद में हो सकती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 आवर to 7 days आफ्टर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कि अर्टिकेरिया वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉमन इंडिकेशन फॉर आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा कॉमन इंडिकेशन नहीं है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सिटी एंजियो, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, माइलोग्राफी या फिर स्टैंडर्ड चेस्ट रेडियोग्राफी। तो देखो स्टैंडर्ड चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है, इसके अंदर हमें कोई कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूटीन चेस्ट एक्सरे डू नॉट रिक्वायर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। सिटी एंजियो, इंट्रावेनस, माइलोग्राफी, इन सब के अंदर हमें नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए दिस ऑल दीज 3 आर द टाइप ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइलोग्राफी मॉडर्न प्रैक्टिस कॉमनली यूजेज। माइलोग्राफी के अंदर अब हम कौन सा एजेंट यूज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट, बेरियम सल्फेट, ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट, नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट या एयर ओनली। तो नॉन आयनिक मॉडर्न माइलोग्राफी के अंदर हम आयोहेक्सोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दे आर सेफर देन ओल्डर ऑयल बेस्ड एजेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडियम शुड पजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब ये सारे ही आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की प्रॉपर्टीज़ है सिवाय एक को छोड़ के, तो वो एक कौन सा है, हाई रेडियो ऑपेसिटी, लो टॉक्सिसिटी, हाई केमिकल स्टेबिलिटी या फिर हाई ऑस्मोलिटी। तो देखो जो आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको वो सबसे पहले एक्सीलेंट इमेज कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए हमें, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए और लो और आइसो ऑस्मोलिटी होनी चाहिए। तो हाई ऑस्मोलिटी अगर है तो एडवर्स रिएक्शन और डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज की क्लास के जो 30 क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि MCQs आपको अच्छे लगे हो। तो MCQs से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूले, किस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, थैंक यू।